देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सभी प्लाज्मा डोनर से मुलाकात की और एक ऐप भी लॉन्च किया। यहां गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और दिल्ली पुलिस से संबंधित कई मसलों पर अपडेट भी लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस बल में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से निरंतर बदलाव होना चाहिए। इसके लिए पुलिस टेक्नोलॉजी सेल का गठन कर चुकी है, जो पुलिस के कामकाज के लिए विभिन्न तकनीक के आयात, इस्तेमाल और समयानुसार वृद्धि के लिए काम करेगी। और चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां राहुल गांधी का संबोधन इस समय जारी है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो, अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ही ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए राहुल, आप चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने जान गंवाई है, उनको शहादत शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह का सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी, क्या आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। कई किसान शहीद हुए हैं, हाँ, ठंड की वजह और खालिस्तानी। जी। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है, एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनकी अप्रोच। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिख रही, हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देगी। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देगी। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच गलत है। ये सीखना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहते, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोगों को सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये टॉप रेट, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। थैंक यू। आज गो वन बाय वन। अनूप वाजपेयी जी फ्रॉम अमर उजाला। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से? उनकी स्टाइल ही नहीं है। अब
उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका, उनकी दूसरी अप्रोच है। तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. I'm sorry, I'm not attempting to distract, but just going on Raman's point about the leadership issue and how you take it forward. I'm not going to get No, into it. I know that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else, I'm not doing it. Okay. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in Parliament and elsewhere. You went to the president in everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is a parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue. And there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6. I don't believe it. So wherever the resistance comes from, it will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us. Because it makes us, forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think, broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be pre-economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, Mahatma Gandhi first. Slowly we built him, उसको उड़ा रहा है. मतलब फाड़ फूट के फेंक रहे हैं. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. सर जेपी नड्डा ये भी बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष कि जब आप विपक्ष में होते हैं तभी आप फार्मर्स के साथ सिंपैथाइज करते हैं वरना आपकी सिंपैथी ये सवाल करते हुए भाषा परसों में हम सरकार में थे. Please tell us to read the newspaper. और दूसरा एक सवाल करेक्ट और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया और लैंड एक्विजिशन को बिल भी हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में पास नहीं किया था हम सरकार में थे. But anyway, JP Nadda is not anybody I'm answering to. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया. So the Prime Minister tweeted about what happens at Capitol Hill, but he's not spoken a word about the farmers who have been dying at the border. What do you make of the Prime Minister's silence on several farmers who lost their lives at the border? Well, I remember the Prime Minister saying, "Is bar Trump Sarkar." I remember in Texas it was that he was holding his hand up and saying, "Is bar Trump Sarkar." Sorry. I'm not sure. I'm Joe Biden. No, the point is whether it is Trump or Joe Biden. The point is whether it is Trump or Joe Biden, right? As the Prime Minister of a country, you don't do something like that. Because you are disrespecting the people of the United States by doing this. Because this is their choice, not your choice. So it is a lack of understanding
of fundamentals. And you know, now of course, Trump lost. So, Thank you, Supriya. व्हाट्सएप चैट वाली हिंदी हिंदी में बोलना था आपको। व्हाट्सएप की जो लीक्स हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, देश के 34 समथिंग सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, not be booked as for treason and as a traitor because he's leaking and classified information. वो किसको बुक करना है? वो जर्नलिस्ट को बुक करना है या उसको उनको बुक करना है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, या दोनों को बुक करना है? दोनों को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है, लिया भी किसी ने है। देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर ये प्रोसेस शुरू होगी, दूंगा आपको क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार है आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं, मैं प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है थी, आप तो नहीं दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन? इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी बात है। 1 second, sir. Last question, Ranjita ji. किसान आंदोलन के दौरान कई चीजें देखने को मिली, कई चीजें सुनने को मिली। एक जो अहम चीज रही वो ये कि असली और नकली किसान। लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि नकली किसान है जो बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डेफिनेशन क्या है असली और नकली किसान की? यू हैव टू आस्क द प्रोफेसर, व्हाई यू आस्किंग मी? आप प्रोफेसर से पूछिए, नाडा जी से पूछिए। We can conclude. Thank you Thank very you much. so much. चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर सवालों की बौछार की है। मंगलवार को जेपी नड्डा ने लगातार कई ट्वीट किए और पूछा कि कांग्रेस पार्टी चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेगी। जेपी नड्डा की ओर से मंगलवार को लगातार कई ट्वीट किए गए। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा कि अब जब राहुल गांधी अपनी 1 महीने की छुट्टी से वापस आ गए हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देंगे। जेपी नड्डा ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेगी? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन, जिसमें अरुणाचल का वो हिस्सा भी शामिल है जिसका राहुल जिक्र कर रहे हैं, पंडित नेहरू द्वारा चीनियों को तोहफे में दिया गया? वक्त वक्त पर कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों करती है? खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि दिल्ली से आ रही है। एससी वाली कमेटी 21 जनवरी को पहली बैठक करेगी, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आज की अनौपचारिक बैठक में ये फैसला लिया गया है। किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे कमेटी के सदस्य और 21 तारीख को ये बैठक होने वाली है। मध्यस्थता वाली कमेटी में अब 3 सदस्य बचे हैं। भूपिंदर सिंह मान अपना नाम जो है पहले ही वापस ले चुके हैं, तो इस कमेटी में अब सिर्फ 3 सदस्य रह गए हैं। किसान नेताओं से ये कमेटी के सदस्य मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है जो कि 21 जनवरी को पहली बैठक करेगी। आज की अनौपचारिक बैठक में ये फैसला लिया गया है कि किसान नेताओं से कमेटी के सदस्यों के द्वारा मुलाकात की जाएगी। अब इस कमेटी में महज 3 सदस्य ही बचे हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। आपको जानकारी दे दें कि भूपिंदर सिंह मान अपना नाम पहले ही वापस ले चुके हैं। किसान नेताओं से कमेटी के सदस्य 21 तारीख को मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी 21 जनवरी को पहली बैठक करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। किसान नेताओं से कमेटी के सदस्य मुलाकात करेंगे और जानकारी मिल रही है कि 3 सदस्यीय ये जो कमेटी है वो 21 तारीख को अपनी पहली औपचारिक रूप से बैठक आयोजित करने वाली है। 3 सदस्यीय जो ये कमेटी है वो किसानों से उनका पक्ष जानेगी। और आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है। कमेटी को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आज की अनौपचारिक बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आगामी 21 जनवरी को कमेटी के द्वारा एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। 21 तारीख को एससी वाली कमेटी जो है पहली औपचारिक रूप से बैठक करने वाली है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी का गठन इसलिए किया गया था कि कमेटी जो है वो किसान और सरकार के साथ बातचीत करके समस्या का हल निकालने की कोशिश करे। लेकिन इस कमेटी के अंदर एक मेंबर जो है वो कमेटी से अलग हो चुके हैं। अब 3 मेंबरों की आज अनौपचारिक बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया है कि 21 तारीख को ये कमेटी के जो 3 मेंबर हैं ये औपचारिक बैठक करेंगे। औपचारिक बैठक के अंदर रणनीति बनाई जाएगी, जिस रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कमेटी के सदस्य जो हैं वो किसानों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, कमेटी के मेंबरों के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कमेटी के मेंबरों का प्रयास रहेगा कि वो किसानों के साथ बातचीत और इस समस्या का हल निकालने की कोई कोशिश कर पाए। जी बिल्कुल, लगातार ये जानकारी मिल रही है कि कमेटी जो है मध्यस्थता का काम नहीं करेगी। विनीत, जैसा कि जानकारी मिल रही है कमेटी का काम बस ये होगा कि दोनों पक्षों की बात सुने और रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे। लेकिन लग रहा है कि इतने निष्पक्ष तरीके से कमेटी काम कर पाएगी। विनीत,
देखिए, सीधे तौर पर मध्यस्थता वाली कमेटी, अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि मध्यस्थता वाली कमेटी हो सकती है, क्योंकि कड़ी का काम ये कमेटी कर सकती है अगर निष्पक्ष भाव से ये कमेटी काम करे, किसानों की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं उससे केंद्र को अवगत कराए, केंद्र का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे किसानों को अवगत कराए। अगर ऐसा करने में कमेटी कामयाब होती है तो फिर समस्या कहाँ निकलता है। लेकिन कमेटी के सदस्यों के ऊपर पहले ही कई तरह के आरोप लग चुके हैं, तो ऐसे में इन आरोपों पर कमेटी जो कह सकते हैं किस तरह से निष्पक्ष भाव से काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और भूपेंद्र सिंह मान जिस तरह से कमेटी से अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने के बाद अगला एक्शन क्या रहने वाला है कमेटी के सदस्यों का, ये तो 21 तारीख को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को कमेटी की औपचारिक पहली बैठक है, उसमें कहीं ना कहीं ये कमेटी प्रॉपर रणनीति बनाने के साथ ही काम करेगी। बिल्कुल विनीत, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि किसान संगठन के जो नेता हैं वो लगातार ये बात कहते आए हैं कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे में क्या लग रहा है, आने वाले समय में किसान संगठन के नेता इस कमेटी के सामने जाएंगे या फिर अपनी हट पर रहेंगे? देखिए, किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कमेटी के सदस्य अगर उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो वो पहले आपस में डिसाइड करेंगे कि बातचीत करनी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर पहले ही वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे इस कमेटी के सदस्यों के साथ। तो ऐसे में ये कमेटी आगे किस तरह से काम करती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो ऐसी वाली कमेटी 21 जनवरी को पहली बैठक करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज की अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया है, किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे कमेटी के सदस्य। वहीं सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश में चीन के गांव बनाने की एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि उनका वादा याद करो, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। बता दें कि राहुल गांधी हर रोज अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं। राहुल गांधी ने पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को सरकार से चीन के अरुणाचल प्रदेश के भीतर विवादास्पद क्षेत्र में 100 घरों के एक गांव का निर्माण की खबर पर जवाब मांगा था। चिदम्बरम ने कहा कि यदि बीजेपी सांसद के दावे सही है तो क्या सरकार चीन को क्लीन चिट देकर पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराएगी। गौरतलब है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना क्षेत्र मानता है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय करों में दिल्ली को समुचित हिस्सेदारी देने की अपील की है। बजट 2021-22 पर केंद्रीय वित्त मंत्री की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक के दौरान उन्होंने मुद्दा ये उठाया है। इस दौरान सिसोदिया ने केंद्र शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता और आपदा प्रबंधन कोष में दिल्ली को जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सहायता देने की मांग की। बैठक में अपनी बात रखते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2001-2 से लेकर अब तक 20 साल में केंद्रीय करों में दिल्ली का हिस्सा मात्र 325 करोड़ रुपए पर सीमित है। दिल्ली में देश की राजधानी होने के साथ विधानसभा भी है, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग के टर्म और रेफरेंस में दिल्ली को शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली को केंद्रीय करों में सिर्फ 325 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी और महानगर होने के चलते दिल्ली सरकार पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की चुनौती है। साथ ही व्यापक आबादी को सर्वोत्तम नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति करना और सबको रोजगार के अवसर देना जरूरी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्ज लेने जा रही है। नए साल 2021 में ये साल पहला कर्ज होगा जो करीब 1000 करोड़ रुपए का होगा। यह कर्ज 16 साल के लिए लिया जाएगा। इस राशि का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने में किया जाएगा। प्रदेश के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। फरवरी मार्च के विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट में कर्ज की स्थिति भी सरकार साफ करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट की बैठक आज हुई है और इस दौरान बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। एक मुझे और लगता है कि स्थानांतरण कि हमारी नीति है उस पर पूरा विचार करके 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम स्थानांतरण से बैन हटाएं और नीति के अनुसार विभाग
स्थानांतरण करें, लेकिन एक चीज ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग से जैसे बात की सबसे ज्यादा संख्या बनती है, स्थानांतरण पॉलिसी पूरी तरह से मानवीय और ट्रांसपेरेंट होगा। हरियाणा ने प्रयोग किया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी, प्रशंसा हुई थी। कोई स्कूल भी खाली ना रहे, पर कर्मचारियों का मानवीय मामला है तो उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हमेशा क्रम चलने के बजाय 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ये तिथि ठीक रहेगी। इस तरह के स्थानांतरण से बैन हटा के अपने अपने विभाग के जो निर्धारित सीमा होती है स्थानांतरण पॉलिसी में तय करते हैं, उसके साथ। यूपी में रामपुर सपा सांसद आजम खान को एक और सबसे बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर राजस्व के अभिलेखों से कटा जौहर यूनिवर्सिटी का जो नाम है, आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। सरकारी अभिलेखों में भी जौहर यूनिवर्सिटी दर्ज हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना